समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह वह जगह थी जहां सूर्यास्त के बाद गलियां सुनसान हो जाती थीं, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जहां सालों से कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन फिर कोहरा आया। शुरुआत में यह साधारण धुंध की तरह लगा, जंगल से उठता हुआ हल्का सा कोहरा जो गलियों को ढंक लेता था और जहां कारों की हेडलाइट्स तक बेअसर हो जाती थीं। लेकिन जल्द ही यह कोहरा कुछ और बन गया, जैसे यह अपना खुद का जीवन पा चुका हो। यह हर कोने खांचे में समा जाता, खिड़कियों से ऐसे सट जाता जैसे किसी की उंगलियां अंदर झांक रही हों। और फिर आई फुसफुसाहटें, धीमी, अस्पष्ट, लेकिन साफ तौर पर मौजूद। रिया मेहरा, जो एक पत्रकार थी और वर्षों बाद अपने बचपन के शहर लौटी थी, उसने इन्हें दूसरी रात सुना। वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, पुराने घर की जानी पहचानी चरमराहटों के बीच झपकी लेने ही वाली थी, जब कोई अजीब सी आवाज आई। एक हल्की सरसराहट उसके खिड़की के बाहर। पहले तो उसे लगा कि यह हवा है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे एहसास हुआ कि यह कुछ और था। आवाजें, एक नहीं, कई, बेचैन, गिड़गिड़ाती हुई। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। धीरे से उसने बिस्तर छोड़ा और खिड़की के पास जाकर पर्दे के पीछे से झांका। कोहरा पहले से भी घना था, पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अजीब तरीके से लहराता हुआ। यह किसी जीवित चीज की तरह जमीन से लिपटा हुआ था, हिलता डुलता हुआ। उसमें कुछ आकृतियां थीं, कुछ दिखने और न दिखने के बीच, जैसे किसी ने उन्हें छुपा दिया हो। फिर एक परछाई उभरी। एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, धुंध के बीच मुश्किल से दिखता हुआ। वह हिला नहीं, कुछ बोला नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, उसका चेहरा कोहरे में छिपा हुआ। रिया की सांसें थम गईं, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। फिर, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं, वह आदमी कोहरे में समा गया। रिया ने झटके से पर्दे बंद कर दिए। शायद वह थकान की वजह से चीजें सोच रही थी। शायद सफर की थकान उसका दिमाग खराब कर रही थी। उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन अगली सुबह सच्चाई सामने आ गई। शहर के किनारे एक लाश मिली। एक आदमी, उसके हाथ पैर अजीब कोणों में मुड़े हुए थे। उसका चेहरा डर से जमी हुई चीख में तब्दील हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कैसे आया। लेकिन रिया को यकीन था कि कोहरे में सुनी गई फुसफुसाहटों का इससे कोई न कोई संबंध जरूर था और उसे सच पता लगाना था। वह भीड़ के किनारे खड़ी थी, उस शव को देख रही थी जिसे पुलिसकर्मी एक सफेद चादर से ढक रहे थे। बीती रात की फुसफुसाहटें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह पास खड़ी एक बूढ़ी औरत, सविता देवी, जो कस्बे की सबसे बुजुर्ग निवासी थी, की ओर मुड़ी। उनके चेहरे पर भय था और उनकी नजरें अब भी लाश पर जमी थीं। तुमने सुना, है ना? सविता देवी ने धीमे से फुसफुसाते हुए पूछा। रिया सिहर गई। क्या सुना? सविता देवी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से रिया की कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ चौंकाने वाली थी, असाधारण रूप से मजबूत। वो आवाजें जो लेने से पहले आती हैं। रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह पूछने से डर रही थी, लेकिन उसे जानना था। लेने से पहले? बूढ़ी औरत के होंठ कांपे और उसने कस्बे के किनारे घने होते कोहरे की ओर देखा। जो सुनते हैं उन्हें वो ले जाते हैं। हवा का रुख बदला और कहीं दूर से फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सविता देवी की बातों को बूढ़ी औरत की बकवास मानना चाहती थी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह सच था। उसने भी वे आवाजें सुनी थीं। और अब एक आदमी मारा गया था। कोहरा अब भी गलियों में सांप की तरह रेंग रहा था और उसकी गति बढ़ रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं, जैसे किसी को बुला रही हों। सविता देवी ने झुककर धीरे से कहा, तुमने उन्हें सुना है बच्ची, इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें भी सुन लिया है। रिया की सांस अटक गई। अब क्या होगा? उसने पूछा। बूढ़ी औरत की पकड़ और मजबूत हो गई। भागो! कोहरा घना होता जा रहा था, फुसफुसाहटें बढ़ रही थीं और उस धुंध के बीच कुछ हिल रहा था। उस रात फिर से फुसफुसाहटें लौट आईं। रिया अपनी मेज पर बैठी थी। उसके लैपटॉप की हल्की रोशनी उसके बचपन के कमरे की दीवारों पर पड़ रही थी। उसने घंटों इंटरनेट खंगाला, शिवपुर के बारे में कुछ भी ढूंढने की कोशिश की। उसका इतिहास, स्थानीय किंवदंतियां, गुमशुदा लोगों के मामले।
लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे इस कस्बे ने अपने किसी भी रहस्य को खुद से मिटा दिया हो। उसने उसी दिन लाइब्रेरी में पुराने अखबारों के अभिलेख भी देखे, लेकिन वहां भी खालीपन था। कस्बे के इतिहास के पूरे साल जैसे गायब थे। यह किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। बाहर कोहरा और गहरा हो रहा था। अब वह मुश्किल से ही खिड़की से स्ट्रीट लाइट्स देख पा रही थी। उनकी रोशनी कोहरे में डूब रही थी। जिस तरह से वह कोहरा हिल रहा था, उसमें कुछ था, जैसे वह जिंदा हो, जैसे वह देख रहा हो। फिर फुसफुसाहटें दोबारा शुरू हो गईं। रिया की सांसें थम गईं। इस बार वे और भी करीब थीं, बिल्कुल उसकी खिड़की के बाहर। धीरे धीरे उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसे इसे कैद करना था। अगर कोई उस पर यकीन न करे तो कम से कम उसके पास सबूत तो रहेगा। उसने गहरी सांस ली और पर्दे के पास चुपचाप पहुंच गई। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका दिल बैठ गया। कोहरे में कोई खड़ा था, एक आदमी, आधा धुंध में डूबा हुआ। उसका शरीर अजीब रूप से स्थिर था, सिर थोड़ा झुका हुआ, जैसे वह किसी अनदेखी आवाज को सुन रहा हो। रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह वहीं परछाई थी जिसे उसने पिछली रात देखा था, लेकिन इस बार वह हिला। उसके कंधे झटके, जैसे कोई झंझावात उसके शरीर के भीतर से गुजर रहा हो। उसका सिर झटकों के साथ मुड़ा, जैसे कोई अदृश्य डोरियों से उसे खींच रहा हो, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। और फिर धीमे लेकिन ठोस कदमों से वह रिया के घर की ओर मुड़ गया। रिया की सांस रुक गई। नहीं, नहीं, नहीं। उसका चेहरा पीला था, मोम जैसा। डूबी हुई आंखें, खाली और बेजान, सीधे उसकी खिड़की को घूर रही थीं। और फिर उसने अपना मुंह खोला। एक भारी खरखराती फुसफुसाहट बाहर निकली, लेकिन उसके होंठ हिले भी नहीं। वह आवाज उसके गले से नहीं, बल्कि कोहरे से आ रही थी। रिया पीछे हट गई। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। फुसफुसाहटें अब तेज हो रही थीं, बहुत तेज। वे उसके कमरे को भर रही थीं, उसके दिमाग को भर रही थीं। उसने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। ये कोई जानी पहचानी भाषा नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कहीं वह समझ रही थी। तुमने हमें सुना है, अब तुम हमारी हो। रिया के पास चीखने तक का समय नहीं था। लाइटें झपकीं और कमरा अंधेरे में डूब गया। पूर्ण सन्नाटा। दीवारों के बाहर कोहरा दबाव डाल रहा था, बहुत पुराने रहस्यों को फुसफुसाते हुए। बाहर कोहरे में घिसटते हुए कदमों की आवाज आई। अंदर रिया के फोन की स्क्रीन जल उठी। अब भी रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिख रहा था। और धीमे पृष्ठभूमि में उसकी अपनी आवाज वापस फुसफुसाती हुई। अभी अंधकार लेना के चारों ओर घेरने लगा, जैसे एक घुटन वाली चादर। उसके कान सन्नाटे से बज रहे थे, लेकिन इसके नीचे कुछ हलचल थी। एक हल्की सी खरोंच, जैसे नाखून लकड़ी पर खींचे जा रहे हों। वह अपने फोन के लिए डेस्क पर हाथ मारने लगी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि पहले वह फुसफुसाहटें ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन वे वहां थीं। अब बाहर नहीं, अब कमरे के अंदर। वे उसके चारों ओर रेंग रही थीं, उसकी त्वचा के नीचे, जैसे हड्डियों में ठंडी सांस समा रही हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने फोन खोजा और फ्लैशलाइट चालू की। रोशनी फड़फड़ाई, कमजोर, जैसे खुद रोशनी डर रही हो। उसने कमरे का जायजा लिया। कोई नहीं था, लेकिन दीवार दीवार अलग थी। पुरानी वॉलपेपर पर लकीरें उभर आई थीं, गीली काली धारियां जो विकृत प्रतीकों में मुड़ रही थीं। गोलाकार जो खुली मुंह जैसी दिखती थीं, जो आधे रास्ते में चिल्लाते हुए जमी हुई थीं। तेज आंखें जो बार बार खींची गई थीं, जैसे वे सतह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। इन सब के बीच एक चीज साफ दिख रही थी, एक अकेली टपकती हुई हाथ की छाप। ये इंसानी नहीं थी, बहुत बड़ी, उंगलियां बहुत लंबी, और ये ताजी थी। लीना पीछे हट गई। उसकी सांसें तेजी से आ जा रही थीं। तभी उसके फोन में अचानक एक वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। नई वॉइस मेल, अनजान नंबर। उसका दिल गिर गया। वह झिझकी। हर हिस्सा उससे कह रहा था कि न सुने, लेकिन उसकी अंगूठी ने प्ले बटन दबाया। पहले स्थैतिक, फिर उसके नीचे कुछ सांसें, धीरे धीरे, गीली। फिर फुसफुसाहट आई जो गहरे और गहरी गुफा से लग रही थी। तुमने हमें सुना, तुमने हमें देखा। चिन्ह लगा दिया गया है। खालीपन वो ले जाएगा जो उधार है। एक सूखा सिसकना लीना के गले में फंस गया। उसने फोन गिराया और वह कड़ी लकड़ी के फर्श पर टूट गया। फुसफुसाहटें रुकी नहीं, अब वे उसके दिमाग में थीं।
उसकी खोपड़ी के नीचे रेंग रही थी। वह दरवाजे की ओर भागी, सीढ़ियां उतरते हुए, लेकिन धुंध घर में समा चुकी थी। यह फर्श की लकड़ी की रेखाओं के साथ रेंग रही थी, जैसे जिंदा कागज के तंतु उसके टखनों के चारों ओर लिपटी हुई, जैसे ठंडी हाथ उसे खींच रहे हों। उसने झटका दिया और सामने का दरवाजा खींचा। बाहर दुनिया गायब हो चुकी थी। कोई घर नहीं, कोई आकाश नहीं, सिर्फ धुंध, घनी, अनंत, घुटन भरी, और उसमें आकृतियां हिलती हुई। लीना सड़क पर नंगे पैर और सांसें घुटती हुई चली। फुसफुसाहटें उसके चारों ओर एक धमाकेदार शोर में गूंज रही थीं। वह उन्हें अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी। उसकी गर्दन उसके कानों पर जैसे बर्फीली सांसें छू रही हों। और फिर उसने उसे देखा, सड़क के अंत में खड़ा, वह पीला आदमी, अब पास। उसकी त्वचा मोम जैसी और ग्रे, जैसे कुछ बहुत पुराना मर चुका हो। उसकी आंखें खाली गहरे गड्ढे, उसका जबड़ा खुला हुआ, एक असंभव विकृत घात में लटका हुआ। उसने एक कांपती हुई हाथ उठाई। उसकी उंगलियां हिंसक रूप से कांप रही थीं और लीना की ओर इशारा किया। उसका मुंह हिला, लेकिन शब्दों की जगह एक गला घोंटने वाली गीली सी हंसी बाहर निकली। और उसके बाद चारों ओर से फुसफुसाहटें आईं। तुम हमारी हो। लीना मुड़ी और भागी। उसके पैर सड़क पर गरजते हुए, सांसें उखड़ी हुईं। लेकिन चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न भागे, सड़कें मुड़ने लगीं, खुद में समाती हुईं। वह शहर के किनारे पहुंची, पुराने चर्च के पास। दरवाजे चरचरा कर खुले। अंदर ठंड थी, मौत से भी ठंडी। वह गलियारे में चलने लगी। उसके सांसों की भाप सामने दिख रही थी। और फिर उसने इसे देखा। चर्च के वेदी के फर्श पर पुरानी खून की धब्बों के नीचे खुदा हुआ वही भयानक हाथ का चिन्ह, और इसके नीचे गहरे लाल रंग में ताजा लिखा हुआ, लेना शुरू हो गया है। धुंध चर्च की दीवारों में दरारों से बहने लगी। और इस बार उसने उसका नाम फुसफुसाया। धुंध चर्च में धुएं की तरह समाने लगी। लीना वेदी से पीछे हटने लगी। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। फुसफुसाहटें अब दूर दूर नहीं थीं, वे चर्च के अंदर थीं, हर दरार में समा रही थीं, सीलिंग पर अनदेखी सांपों की तरह घूम रही थीं, और वे उसका नाम पुकार रही थीं। शुरू में धीरे से, लीना, एक धीमी खिंची हुई हंसी जिसने उसकी त्वचा को सिहरन में डाल दिया। वह दरवाजे की ओर मुड़ी, लेकिन वह गायब हो चुका था। चर्च अब अनंत फैल चुका था। दीवारें मोड़ और मुड़ रही थीं, जैसे पिघलता हुआ मोम। पंक्तियां विकृत आकारों में बदल गईं। लकड़ी कराह रही थी जैसे दर्द में हो। उसकी दृष्टि के कोनों में छायाएं किलक रही थीं, जो लगभग इंसान सी लग रही थीं। लगभग। वह पीछे हट गई। उसका पैर कुछ ठोस पर लगा। एक लाश। लीना चीखी। आवाज उसके गले में रुक गई। शव वेदी के नीचे पड़ा था, आंखें खुली हुई, मुंह आखिरी बेजान चिल्लाहट में जम गया। उसकी त्वचा ग्रे और दरारी हुई थी, जैसे पुराना चीनी मटमैला, और उसके सीने में जलती हुई थी वही भयानक हाथ की छाप। वह उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे वह महसूस कर रही थी कि उसे पहचानना चाहिए। फुसफुसाहटें फिर से उसके कानों के चारों ओर घूमने लगीं। पहला ले लिया गया, चिन्ह सौंप दिया गया, खालीपन याद रखता है। अचानक शव की आंखें उसकी ओर मुड़ी। वे काली थीं, अंतहीन। और फिर उसका मुंह हिला, एक गला घोंटने वाली आवाज बाहर आई, भागो। वह नहीं सोची, वह दौड़ी। चर्च उसके चारों ओर मुड़ने लगा, जैसे वह भाग रही हो। पंक्तियां टूट रही थीं और दीवारें कराह रही थीं। फर्श उसके पैरों के नीचे जैसे एक जीवित चीज की तरह धड़क रहा था। वह चर्च के दरवाजों से बाहर निकली, या जो दरवाजे होने चाहिए थे, और एक अनजानी सड़क पर गिर पड़ी। शहर गायब हो चुका था। उसकी जगह धुंध का अनंत विस्तार, टूटी इमारतें जो धुंध में आधी डूब गई थीं, दूर में आकृतियां चल रही थीं। लीना की सांसें रुक गईं। वह मुड़ी और शेरिफ ग्राहम से टकराने वाली थी, लेकिन उसका चेहरा पीला था, पसीने से सना हुआ, आंखें डर से फटी हुईं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने बुरी तरह से फुसफुसाया। उसे कुछ कहने से पहले उसने लीना का हाथ कांपते हुए पकड़ा। वे लोग ले जा रहे हैं लीना। वे सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं हैं, वे पुकार रहे हैं, और अगर तुम जवाब दोगी, वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। उसने अपनी पीठ पर देखा। उसकी आवाज अब एक डरावनी फुसफुसाहट में बदल गई। उन्होंने पहले ही 3 को ले लिया है। एक भयानक विचार ने लीना का खून जमा दिया। कौन? शेरिफ ग्राहम का चेहरा मुरझा गया। तुम्हारे पिता पहले थे,
लीना की घुटने उसकी जगह पर ढह गई। उसे तो कभी अपने पिता की कब्र पर जाने का मौका भी नहीं मिला। तभी शेरिफ का रेडियो चिड़पाया, शांति में चीरते हुए। एक आवाज दूसरी ओर से, डर और पैनिक से भरपूर। मदद! वे धुंध में हैं। वे इंसान नहीं हैं। ओ भगवान, कृपया! स्थैतिक। फिर फुसफुसाहटें रेडियो से बहने लगीं। अगला पालन करेगा। खालीपन कभी नहीं भरता। शेरिफ ग्राहम की आंखें चौड़ी हो गईं। दोनों कुछ कर पाते इससे पहले धुंध तेजी से आ गई। अब पहले से भी तेज। ठंडी हाथ शेरिफ को पकड़कर उसे चीखते हुए धुंध में खींच ले गए। लीना फिर अकेली हो गई और धुंध अब एक शब्द फुसफुसा रही थी। तुम? लीना का दिल उसकी गले में धड़क रहा था। जैसे ही कुहासा घना होने लगा, जैसे वह एक जीवित चीज की तरह उस पर रेंग रहा हो। उसने अपनी टांगों के चारों ओर लिपट लिया, ठंडा और घुटन भरा। वह हिल नहीं सकी। उसकी छाती ऐसी महसूस हो रही थी जैसे धुआं का वजन उसे कुचल रहा हो। उसकी सांसें उथली हो रही थीं। ठंडी हवा उसकी फेफड़ों में जलन पैदा कर रही थी। वह उसे महसूस कर सकती थी। उपस्थिति। कुछ देख रहा था, कुछ इंतजार कर रहा था। और फिर दूर से एक हल्का आवाज आई, एक फुसफुसाहट। उसका नाम। लेना। वह पलट गई। उसकी नाड़ी तेज हो गई। कुहासा इतना घना हो चुका था कि वह अपने चेहरे से 1 फुट भी आगे नहीं देख पा रही थी। फिर दूर से एक आकृति। वह जल्दी से हिल रही थी, जैसे हवा में एक साया रेंग रहा हो। वह इंसान के आकार की थी, लेकिन उसके अनुपात गलत थे। बहुत लंबी, बहुत पतली। उसकी बाहें बहुत लंबी थीं। उंगलियां हवा में पंजों की तरह फैल रही थीं। लीना का दम घुट गया। वह रुक गई और धीरे धीरे, एक अस्वाभाविक गति में, उसने अपना सिर उसकी ओर घुमा दिया। उसका चेहरा एक मुस्कान से फट गया। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान गलत थी। बहुत गलत। मुंह बहुत चौड़ा फैल चुका था। दांत हर दिशा में निकले हुए थे। उसकी आंखें काली, चौड़ी और खाली थीं, लेकिन वे उसे देख रही थीं जैसे वह उसकी आत्मा को देख सकती हो। लीना के पैरों ने जमीन से बंधे हुए महसूस किया। वह हिल नहीं सकती थी। कुहासा इतना घना हो चुका था कि वह जैसे किसी खाली जगह में फंसी हुई थी। फिर और आकृतियां। वे कुहासे से बाहर निकलीं, चुपचाप, एक एक करके। उनके चेहरे प्रकट हुए, विकृत, दर्द में मुड़े हुए। कुछ विकृत हो गए थे, आधे पिघले हुए। उनकी मांसपेशियां ऐसे लटकी हुईं जैसे वह हड्डियों से सड़ रही हो। वे वही मुस्कान पहने हुए थे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आवाज उनमें से किसी एक से नहीं आई, वह सभी से आई। लीना की नाड़ी उसके कानों में गूंज रही थी। वह पीछे हट गई, लेकिन उसे ठंडी हड्डी जैसी हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे हवा खुद घनी हो रही थी। उसे घुटन महसूस हो रही थी। कुहासा और भारी हो गया। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, एक ही ध्वनि में मिलकर गूंजने लगीं। एक हमिंग, एक गीत। तुमने हमें सुना, तुमने हमें देखा, तुमने हमें बुलाया, तुम हमारी हो। एक विकृत आकृति करीब आई। उसकी उंगलियां बढ़ती चलीं और उसकी त्वचा में घुस गईं। दर्द तेज था, जैसे बर्फ उसकी नसों में जलन डाल रही हो। तुम अगली होगी, खाली तुम्हें ले जाएगा। लीना संघर्ष करने लगी। उसका शरीर जकड़ा हुआ था। ठंड धीरे धीरे उसके अंदर समा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी त्वचा उधड़ रही हो, जैसे कुछ उसे अंदर से बाहर की ओर चीर रहा हो। फिर उसने देखा, चिन्ह। वही हाथ की छाप उसकी कलाई पर जल रही थी। वह चमक रही थी, धड़क रही थी, जैसे वह जीवित हो। उसकी त्वचा कांपने लगी। फुसफुसाहटें अब उसकी सिर में एक कर्णकट आवाज बन चुकी थी। और उस पल लीना ने समझा, कुहासा सिर्फ एक उपस्थिति नहीं था, यह एक भूख थी। एक भूख जो कभी खत्म नहीं हुई, जो इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी कि कोई उसे सुने। पहला एक इंसान के आकार में था, लेकिन दूसरा दूसरा इसका हिस्सा बनेगा। लीना की दृष्टि धुंधली हो गई। उसे महसूस हुआ कि कुहासा उसके अंदर चला गया है, उसकी नसों में लपेट रहा है, उसके दिल के चारों ओर लपेट रहा है। अंधकार ने उसे निगल लिया और उसने देखा, उसका चेहरा खींच रहा था। उसकी मुंह की मुस्कान अजीब तरीके से फैली हुई थी, जैसे यह कुछ और हो। स्वागत है घर में। लीना ने एक जोर से झटका लिया। उसका शरीर भारी था, जैसे वह कई दिनों से पानी में डूबे हुए हों। उसकी पलकें झपकने लगीं और उसके आसपास की दुनिया सफेद धुंध से भरी थी। वह हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बाहें जमीन पर पिन की हुई थीं।
ठंडे चिकने पत्थर ने उसकी त्वचा को छुआ। कुहासा घना और घुटन भरा उसे एक कफन की तरह लपेटे हुए था। मैं कहाँ हूं? वह ध्यान से देखा, अपनी आंखों को झपकते हुए, जैसे उसके विचार खुद उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। फिर उसने उन्हें देखा। आकृतियां। वहीं से वही विकृत आकृतियां निकलीं, जो कुहासे से बाहर निकली थीं। उसकी दृष्टि के ठीक बाहर खड़ी थीं। उनकी लंबी बाहें बाहर निकल रही थीं। उनके मुंह उसी अजीब मुस्कान में मुड़े हुए थे। वह चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गला कसकर बंद हो गया था, जैसे कुछ उसकी आवाज को जकड़ रहा हो। उसकी त्वचा जलने लगी। उसकी कलाई पर निशान अभी भी हल्का सा चमक रहा था। नहीं। उसकी आवाज एक कराह थी, मुश्किल से एक फुसफुसाहट। एक आकृति और पास आई। उसका चेहरा बदल रहा था। अब वह एक विकृत चेहरा नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बुरा था। यह उसका चेहरा था। लीना का दिल धड़कते हुए रुक गया। जैसे ही वह प्राणी उसके पास झुका, उसकी आंखें खोखली और काली थीं, लेकिन उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर फैली हुई थी। तुम जानना चाहती थी, अब तुम देखोगी। तुम अब इसका हिस्सा हो। लीना संघर्ष करने लगी। उस प्राणी को दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पत्थर में घुलने लगे, जैसे जमीन उसे खा रही हो। खाली हमेशा जीतता है। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, सब कुछ डूबते हुए। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। दुनिया झुक गई। फुसफुसाहटें अब एक शोर बन गईं, जैसे यंत्रणा में डूबे हुए आत्माओं का कोरस। फिर कुहासा हिलने लगा और उसने सच समझा। वह इसके दिल में थी, खाली। यह सिर्फ कुहासा नहीं था। यह कोई असामान्य शक्ति नहीं थी। कुहासा जीवित था। यह प्राचीन था और यह भूखा था। लीना ने अपने हड्डियों में दर्द महसूस किया, जैसे कुछ उसके अंदर घूम रहा हो, कुछ अंधकारमय, कुछ गलत। खाली उसके अंदर था। उसकी नसों में दौड़ रहा था। उसकी डर, उसकी पीड़ा पर पल रहा था। तुम हमारे जैसा बन रही हो। उसने शब्दों को अपने सीने में महसूस किया। वे आवाज में नहीं थे, वे उसके अंदर थे। एक बीज जो गहरे भीतर बोया गया था, उसे कुछ ऐसा करने की ओर धकेल रहा था जिससे वह बच नहीं सकती थी। आकृतियां उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं, जैसे गिद्ध। उनमें से एक ने उसका चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी। छूने से ऐसा लगा जैसे ठंड का निशान छोड़ जाए। पहला कई में से। तुम हमेशा के लिए यहां रहने के लिए थी। उसकी दृष्टि घूमा। कुहासा उभरने लगा, उसकी दृष्टि को निगलता हुआ, जब तक केवल सफेद अनंत धुंध और उसके अंदर कुछ चिघड़े की भावना नहीं बची थी। वह हाम्फी महसूस करते हुए कि उसके फेफड़े कुहासा से भर गए। खाली की सांस। ये उसकी नसों में बर्फ की तरह रेंग रहा था, उसके अंगों के चारों ओर लपेटते हुए, जैसे एक परजीवी। खाली घर है। फुसफुसाहटें अब तेज हो रही थीं, उसकी मस्तिष्क की दीवारों को हिलाती हुई। उसके अंग अनियंत्रित हो रहे थे और उसकी सांसें तेज और बेढंगी हो रही थीं। कुहासा अब हर जगह था, उसके शरीर में, उसकी आत्मा में। हम खाली हैं, हम हर जगह हैं। तुम अब हमारे हिस्सा हो। लीना का शरीर जोर से झटका खा गया, जैसे कुछ अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसकी त्वचा टूटने लगी। पुराने आदमी की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लगता था कि कुछ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, कृपया, नहीं। लेकिन फुसफुसाहटें चारों ओर थीं।